नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, चुनावी सरगर्मियां शबाब पर हैं और प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों दल अपने सियासी तरकश का कोई भी तीर एक दूसरे पर छोड़ने में कोई कोताही नहीं बरतते। इस चुनावी लड़ाई में सरकारी तंत्र या कहें नौकरशाही एक बार फिर निशाने पर है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस उस पर बीजेपी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाकर धमका रहा है, वहीं सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी उसके साथ खड़ी है। ये बात दीगर है कि विपक्ष में रहते नौकरशाही को लेकर यही नजरिया बीजेपी का भी था। इस कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कोई भी दल विपक्ष में जाते ही उसके निशाने पर नौकरशाही क्यों आ जाती है। क्या सच में मध्य प्रदेश में नौकरशाही घोड़े की तरह हो चुकी है, जो घुड़सवार हुआ उसी के चाबुक पर चलने लगती है। चर्चा शुरू करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मशहूर शायर राहत इंदौरी के शेर की एक लाइन है कि नए किरदार आते रहते हैं मगर नाटक पुराना ही चल रहा है। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के पहले मध्य प्रदेश की सियासत में यही कुछ चल रहा है। कल तक जो सत्ता में थे आज विपक्ष में हैं और कल तक विपक्ष में रहे आज सत्ता पर। नतीजतन इनके अल्फाज और अंदाज बदल गए हैं और इसी के चलते तहजीब और तमीज वाली एमपी की सियासत में धमकी भरे बोल सुनाई पड़ रहे हैं। इसका एक नमूना आपको सुनवाते हैं। हमारे शासकीय तंत्र में एक नया वातावरण बने, मुझे कहा गया यहाँ आज पुलिस और प्रशासन बहुत दबाती है। मैं तो सबको कहना चाहता हूँ, आईजी हो या डीआईजी हो, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा, नहीं तो उपचुनाव बाद आपकी वर्दी कहां जाएगी आप खुद समझ के रखिएगा। मैं तो अधिकारियों को कहना चाहता हूं, भाजपा का बिल्ला अपने जेब में रखकर मत घूमा करिए। भाजपा का बिल्ला आप समझते हैं, जो आप अपनी जेब में रखते हैं, हिसाब किताब हम सबसे लेंगे। तो आपने सुना, खैर चेहरा तो आपने पहचान ही लिया होगा। ये है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो इंदौर के सामवेर में अधिकारियों को धमका रहे हैं। अधिकारी बीजेपी का बिल्ला जेब में लेकर ना घूमे। आईजी हो या डीआईजी हो, अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो इस चुनाव के बाद आपकी वर्दी कहां जाएगी आप खुद समझ कर रखिएगा। कमलनाथ प्रशासनिक अधिकारियों से काफी नाराज दिखे। उनका खुला आरोप था कि जो अधिकारी बीजेपी के समर्थन में काम कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उपचुनाव के नतीजों के बाद सरकार कुछ और होगी और इसके बाद उनके साथ क्या हश्र होगा वो खुद समझ सकते हैं। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारे शासकीय और प्रशासकीय तंत्र को नए वातावरण की जरूरत है। कमलनाथ का ये बयान नया नहीं है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भरे मन से अधिकारियों को ऐसी धमकी दी थी। दिन का इनका दबाव है और जो भी शासकीय कर्मचारी अपने काम नहीं करता, सही काम नहीं करता और इनकी मदद में लगता है, जो बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में लिए घूमता है, मैं इन शासकीय कर्मचारी और पुलिस को कहता हूं, याद रखे 11 दिसंबर के बाद जब गिनती होगी 12 तारीख आएगी और कमलनाथ की चक्की चलती है देर से पर बहुत बारीक पीसती है। कमलनाथ ने मंच से सिर्फ ये धमकी ही नहीं दी। जब उनकी सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले हुए। तबादलों का ऐसा दौर चला कि मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग चलने की बात कही जाने लगी। हालांकि इसके बाद प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था सुधरी नहीं बल्कि और भी बदहाल हो गई। रीवा में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर 4 करोड़ का जुर्माना, राजगढ़ में कलेक्टर निधि निवेदिता का बीजेपी नेता को थप्पड़ मारना और लाठीचार्ज, और इसके बाद हुआ बवाल लोग शायद ही भूल पाए हों, और अगर भूल गए हों तो उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। ये जो पॉइंट आपने कहा ना कि 90 दिन में सरकार बदल जाएगी, ये पॉलिटिकल पॉइंट है। This has got nothing to do with this incident. So don't use this occasion to
talk about all this nonsense? मैडम इतना गुस्सा मत करो, पूर्व राजमंत्री जो भी है मैडम पूर्व राजमंत्री यहाँ पर नहीं लिखा है ये। तो आपने देखा कि आज कमलनाथ जिस नौकरशाही को धमका रहे हैं, जिस पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं, उनके राज में उस पर क्या आरोप थे और जो भाषा कमलनाथ की है वही बीजेपी के नेताओं की थी। यहाँ तक कि अपनी शांत और शालीन छवि रखने वाले शिवराज सिंह तक के मुंह से ये अल्फाज निकल गए थे। ये कोई दुख होती। एक तो बंगाल में सुना था हमने, ममता दीदी वो नहीं करने दे रही थी। ममता दीदी के बाद कमलनाथ दादा ये आ गए। अरे भाई, सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो। ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा। यही नहीं, कई बीजेपी नेताओं ने तो तब नौकरशाहों पर ऐसे आरोप लगाए थे और ऐसा कुछ कह दिया था कि पूरे प्रदेश में बवाल मच गया था। कलेक्टर साहब, कांग्रेस उन लोगों को, बाकी और लोगों को तो प्रेम से कार्यक्रम करने देती है। मेरा मतलब आप गलत मत समझना, इसका गलत इसकी रचना मत करना। मेरे दिल में एक बात आई है, कलेक्टर साहब, कलेक्टर भी बेटा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो प्रेम से है, गोद में बिठा के है और भारतीय जनता पार्टियों के साथ जाटा मारती है, डंडा मारती है। ये बदले की भावना है। अरे ये कांग्रेस बीजेपी ये एक दो पात्र है, ये एक तरफ तो देशभक्त है। सूबे में निजाम बदलते ही नौकरशाहों को लेकर राजनेताओं के बोल भी बदल जाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या सचमुच में नौकरशाही सत्ता के इशारे पर नाचती है या सियासत उसे अपने इशारे पर नचाना चाहती है। तो आपने देखा, जो भी विपक्ष में रहता है नौकरशाही उसके निशाने पर आ जाती है। अब ये भी सुन लेते हैं कि इस मसले पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता किस तरह आमने सामने हैं। अब यही बचा है कमलनाथ जी के पास, बाकी तो कुछ बचा नहीं। और ये भी उन्हें ध्यान रहे कि इन धमकियों से कोई प्रभावित होता नहीं। जो सही काम कर रहे हैं वो सही काम करते रहेंगे। चूंकि उनके समय में इस तरह का होता रहा, अधिकारियों के थानों की बोलियां लगती थी, नीलाम होते थे, एसडीएम के ऑफिस, टीआई के ऑफिस, वही भ्रम में बोल गए। सत्ता में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जी अपने निजी सुरक्षा गार्ड पर हाथ उठा सकते हैं और सत्ता में बाहर होते ही कलेक्टर को पिट्ठू बोल सकते हैं, लेकिन जब हमारे विधायकों पर एफआईआर की जा रही है, हमारे प्रवक्ताओं पर एफआईआर की जा रही है, हमारे खांटी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की जा रही है, उस समय यदि ये कहा जाता है कि कलेक्टर या अधिकारी एक तरफा मानसिकता से काम कर रहे हैं, तो इसे उन्हें चेतावनी समझना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। नहीं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस इन अधिकारियों की सत्ता में आने के बाद इनसे पूरा हिसाब वसूल। तो ये तो सच है कि सिस्टम में, तंत्र में बैठे हुए जो लोग हैं उनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। सरकारें किसी भी हों, जो गलत है गलत को गलत कहना चाहिए, सही का साथ सही में देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार हमने देखा है कि तंत्र जो है वो सत्ता के हाथों दबा हुआ महसूस करता है और शायद यही वजह है कि उनको उसी के हिसाब से चलना होता है। लेकिन अगर नहीं चलते हैं तो कार्रवाई निधि निवेदिता जैसे, श्रीनिवास जैसे, ऐसे कई आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको झेलनी पड़ती है। और ये भी ध्यान रहे कि विपक्ष में जो पार्टी आती है, फिर चाहे बीजेपी 15 महीने के लिए विपक्ष में गई हो या फिर कांग्रेस 15 साल और अब दोबारा से विपक्ष में बैठी हो, वो भी समय समय पर ये चेताते रहते हैं कि हम आएंगे तो फिर क्या होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि कमलनाथ जी ने भी इस तरह का बयान दिया। चलिए इस तमाम चीज़ को समझने की हम कोशिश करते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। आशीष, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सिस्टम को, तंत्र को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, तभी कानून का खौफ लोगों में रह सकता है, तभी जिस सिस्टम की, जिस सुशासन की हम कल्पना करते हैं वो दिखाई दे सकता है। लेकिन लगता है ब्यूरोक्रेसी पर सत्ता हावी है और विपक्ष हर बार उसे कोसता है, फिर चाहे
पार्टी कोई भी हो? देखिए पारुल, यहाँ पर यह कहना बेहद मुनासिब होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, क्योंकि 1968 डीओपीटी के अंतर्गत 1968 आचरण संहिता अधिकारियों की दी हुई है, नौकरशाही के लिए दी हुई है और उसी के मुताबिक आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन जब सत्ता में जो दल होता है वो खास तौर पर पूर्ववर्ती सरकार के समय जब वो विपक्ष में रहते थे तब की तमाम बातों का जिक्र करके नौकरशाही को आड़े हाथ लेते हुए कई बयानबाजी करता है, और फिर जब वो ही सत्ताधारी दल जब विपक्ष में आता है तो भी अधिकारियों को लेकर आरोप लगाता है कि ध्यान रहे हमारी सरकार आ सकती है, और इस तरह से अलग अलग। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केवल राजनीतिक दलों के नुमाइंदे ही इसके लिए दोषी हैं? क्योंकि जब सत्ता में होती है तो कुछ नौकरशाह ऐसे भी होते हैं जो चाटुकारिता करके सत्ता के करीब आने की कोशिश करते हैं, और यही वजह रहती है कि कई बार कई अधिकारी जो सत्ताधारी दल के समय अच्छी पोस्ट पर, बलाईदार पोस्ट पर होते हैं, जब वो दल विपक्ष में आता है तो डेपुटेशन पर चले जाते हैं राज्य छोड़कर, और जब तक सरकार रहती है विपक्षी दल की तब तक डेपुटेशन से लौटकर नहीं आते हैं। तो ये सब बताते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के रवैये के चलते ही राजनीतिक दल के नुमाइंदे सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि 1968 डीओपीटी के अंतर्गत जो आदर्श आचरण संहिता है अधिकारियों की, उसका पालन किया जाना चाहिए। बिल्कुल आशीष, लेकिन वैसे भी अगर हम कलेक्टर की बात करें तो फर्स्ट सुपर ऑफिसर कहे जाते हैं ये क्षेत्र के, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उन्हें पिट्ठू कह रहा है तो कोई कह रहा है कि आप बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में रखकर ना घूमें, ध्यान रखें, सीधे तौर पर धमकियां दी जाती हैं। संक्षेप में इसे कैसे देखा जाए कि ये सही तरीका है? वो भी होता है। चलिए, शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। चेतन सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। चेतन सिंह जी, बहुत स्वागत अनादि टीवी में आपका। सर जी नमस्कार। कमलनाथ जी का बयान और उससे पहले कईयों ऐसे बयान, चाहे वो बद्रीलाल जी का हो, खुद सीएम शिवराज का हो, और भी कई नेता, राजेंद्र शुक्ला जी के मैटर में किसी और ऑफिसर्स को हटाने का हो, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या जो चाटुकारिता करेगा सरकार की तो वो फेवरेट ऑफिसर हो जाएगा, या फिर जो कार्रवाई करेगा तो वो ऑफिसर आपके आंखों में चुभेगा, या सिस्टम जो काम कर रहा है वो सत्ता की आंखों में? आप पार्टी, एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले भी हमने देखा जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो शिवराज जी ने पिट्ठू कलेक्टर कहा था। इसे कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहती हूँ। देखिए, कमलनाथ जी जब से सरकार गई है बौखला गए हैं। उनको ये बात अभी भी गले से नीचे नहीं उतर रही कि वे सरकार के बाहर हो चुके हैं। जहां तक आपने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कलेक्टर को लेकर के पिट्ठू शब्द का जो इस्तेमाल किया है, राजगढ़ के कलेक्टर ने जिस प्रकार का तिरंगे यात्रा को लेकर के अपना एटीट्यूड दिखाया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उस समय पूर्व थे, जो पिट्ठू कहा था, वो भी ऐसे अधिकारी के लिए मैं समझता हूँ सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। जो तिरंगे की यात्रा को रोक दे उसको प्रशासनिक या किसी भी सेवा में सर्विस करने का अधिकार भारत की भूमि पर नहीं होना चाहिए, वो कोई भी शख्स हो। जहां तक कमलनाथ जी के आरोप है, कमलनाथ जी के आरोप सिरे से जनता से लेकर के सब लोगों ने खारिज कर दिया। उनकी पार्टी में उनकी स्वीकारता नहीं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? दरअसल कमलनाथ अब कांग्रेस में अकेले योद्धा बचे हैं। वे भीष्म पितामह की तरह युद्ध लड़ा। ठीक है, एक कलेक्टर, क्योंकि उस वक्त उसने तिरंगा रैली को रोका था, उस वक्त 144 धारा लगी हुई थी और उसके बाद उन्हें रोका गया था, थप्पड़ मारा गया था, तो शिवराज जी ने पिट्ठू कलेक्टर कहा। आपने कहा कि चलिए ठीक है। बद्रीलाल यादव जी ने भी कुछ कहा था, मैं नहीं कह सकती सर, वो याद है आपको? चेतन सिंह जी, चेतन सिंह जी, चलिए कोशिश करेंगे हम चेतन जी से फिर से बात कर सकते। चेतन जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो मूल सवाल मेरा था वो सुना ही नहीं चेतन जी ने, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। धनोपिया साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार पारुल जी। धनोपिया साहब, बयान वो भी IAS IPS ऑफिसर्स को लेकर देना, पहले तो कितना सही कितना गलत, कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकार आती है, सरकार जाती है। शासकीय अधिकारी, खासकर उच्च वर्ग के अधिकारी IAS IPS स्थायी रूप से रहते हैं और उनका अस्तित्व और उनका रुतबा बरकरार रहता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये बन चुकी है कि अब लोग राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने लगे हैं,
लोगों को सपोर्ट करने लगे हैं, उनकी कार्य प्रणाली को आगे पीछे बढ़ाने का, नुकसान करने का, फायदा पहुंचाने का काम करने लगे हैं। वही स्थिति आज बनी हुई है कि कई शासकीय अधिकारी मानकर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी टेक इट ग्रांटेड उनके लिए हो चुकी है। जैसे स्थायी रूप से कोई सरकार बन जाती है और उनके लिए हित संरक्षण हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में IAS IPS के साथ में बहुत कुछ हिसाब किताब चलता है, बंटवारा होता है, मंत्री से दोस्ती होती है, लेन देन होता है, उनकी दोस्ती होती है, उस चक्कर वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कभी भी ना आए, तो कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित करने का एक काम करते हैं। इसलिए आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी का मतलब बिल्ला अगर जेब में रख के काम कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम निष्पक्ष होना चाहिए और इस तरह की बातों से बचना चाहिए जिससे कि कोई उन पर आरोप लगा सके। इसलिए कमलनाथ जी की बात पहले भी सही थी, हमने 2018 में भी इस बात को कहा था चुनाव में। आज भी हमारा ये कहना है कि कम से कम अधिकारियों को निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष नहीं होते हैं। अभी आप देखिएगा कोरोना के मामले में देखिएगा 4, 5, 10 आदमी इकट्ठे हुए, केस लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी हजारों लोग इकट्ठे हुए, कुछ नहीं लगाया। कलश यात्रा में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही, कुछ नहीं किया। अभी आदरणीय कमलनाथ जी को 11-12 तारीख को ग्वालियर जाना था, धारा 144 लगा दी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी और जाने कौन कौन नरसिंह वगैरह पहुंचे, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, सब फ्री कर दिया। तो ये दोगलापन और बेईमानी जो निष्पक्षता है ना, ये नहीं हो पाती है। उसके कारण इस तरह का वातावरण निर्मित होता है और अधिकारियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए और गैर राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। चेतन जी हमारे साथ वापस से बीजेपी से बने हुए हैं। चेतन जी, एक तो आपने धनोपिया जी की बातों को सुना होगा कि निष्पक्ष कार्रवाई या सिस्टम में अगर कोई रूल्स बनाए जाते हैं तो सभी के लिए होते हैं, ना कि किसी एक पार्टी के लिए। अगर कोई कार्यक्रम में कमलनाथ जी पहुंच रहे हैं तो वहां पहले से धारा 144 लगा दी जाती है। ये सवालों के जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन पहले जो मैं आपसे बात कर रही थी उसमें पिट्ठू वाला आपको बयान तो याद रह गया, बद्रीलाल यादव जी वाला बयान शायद आप भूल गए। नहीं, मैं बद्रीलाल जी यादव जी के बयान को भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। भला राजगढ़ जिले की उस घटना को कोई भारतीय जनता पार्टी का और भारत माँ का बेटा कैसे भूल सकता है? हम कभी नहीं भूलेंगे। बद्रीलाल यादव जी ने जो कहा था, ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा चयन ठीक नहीं था, लेकिन वस्तुतः जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा को लेकर के कलेक्टर ने और उनके अधिकारियों ने अपने हाथ से डंडे चलाए, ये तो किसी भी सभ्य समाज में क्षमा करने के योग्य नहीं है। उस वक्त भी इस मुद्दे पर जब मैंने बात की थी तो बहुत अच्छे सवाल पूछे थे सर, लेकिन मेरा टॉपिक सिर्फ निधि निवेदिता नहीं है, इसलिए इसका इस जो शब्द है ना उसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी। आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि उन्होंने कहा क्या था। अब मुझे ये बताइए, जो धनोपिया जी कह रहे हैं जो कार्रवाई सिस्टम के थ्रू की जा रही है वो एक पक्ष के लिए क्यों है? देखिए, संविधान में सबको समान अधिकार प्राप्त है और सिविल सर्विसेज करने वाले सभी अधिकारियों के लिए रूल सबके लिए बराबर हैं। हो सकता है इनके लोगों ने कोई उद्दंडता की हो सकता है इन लोगों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया हो सकता है जो नियम, चाहे वो सिंधिया जी की रैली हो, चाहे शिवराज जी का जो सियासी दौरा रैलियां जो कर रहे हैं वो, चाहे वो भीड़ कितनी है, वहां धारा 144 नहीं है सर? नहीं, मैंने कहा ना कि जिन परिस्थितियों में जो कार्यक्रम होता है, जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं, वस्तुतः ये प्रश्न तो आपको उन अधिकारियों से पूछना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश पर कोई भी सरकार हो, मैं नहीं समझता धनोपिया जी भी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अगर मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस संगठन के कहने पे वहां के प्रशासनिक अधिकारी काम करते हो, तो ये प्रश्न तो उनसे बनता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो दर्द आज धनोपिया जी को महसूस हो रहा है, क्या 1.25 साल की आपकी सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं के आप लोगों ने सारी अनुमति होने के बाद भी उनके घर तोड़े, मकान तोड़े, दुकानें तोड़ी, झूठे प्रकरण दर्ज किए और खुला गुंडा राज चला, तब धनोपिया जी अगर कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये नैतिकता के पक्ष में भी थोड़ी बहुत आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आज जो विषय को लेकर के आप कह रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रशासनिक निर्णय करने वाले जो भी अधिकारी वहां पर बैठे हैं, की जा रही है कोरोना का हवाला देते हुए, फिर धारा 144 लगाने की बात हो या विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा उनका वहां से हटा दिया जाना, खदेड़ दिया जाना, कोई भी कार्रवाई हो, वो तंत्र में बैठे अधिकारी, कलेक्टर वो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का उन अधिकारियों के दिशा निर्देश में किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। और इसकी एक वानगी मैं आपको बता देता हूं। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के गृह मंत्री जी को प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रदेश में हुक्का लाउंज को लेकर के, प्रदेश में नशे के सौदागरों को जिस प्रकार का लोगों का संरक्षण, उन सारी बातों को लेकर के एक ज्ञापन दिया है। हम अपनी बात पर जहां लगता है कि ये समाज के हित में नहीं है, वे चाहे प्रशासनिक अधिकारी किसी भी स्तर का, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, यानी जो कलेक्टर्स हैं, IAS IPS लॉबी है, वो धनोपिया जी उनको प्रेम ही है सर बीजेपी कार्यकर्ताओं से, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। आप लोगों के कार्यक्रम होते तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर रहे हैं? धनोपिया साहब, देखिए, मैं समझता हूँ चेतन सिंह जी की पीड़ा अपनी जगह बहुत उचित है कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में माफियाओं पर हाथ डाला और लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, अवैध कब्जों को हटाया।
ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिन जिन लोगों पे हाथ डाला वो सब भाजपा के जुड़े हुए लोग निकले, चाहे उनके संरक्षक हो, चाहे वो खुद की संपत्ति हो। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य था कि हम जिस संपत्ति को अवैध मानकर हाथ डालते थे वो भाजपा के नेता की होती थी या भाजपा कार्यकर्ता की होती थी। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आग लगाने तक की धमकी देती थी। तो ये हालात इनके रहे हैं, तो वो साथ हमें दुख है, ये बात सही है। लेकिन इसीलिए इन्होंने सरकार गिरा दी कि भैया अवैध काम करो, कंटिन्यू अगर रखना है तो कमलनाथ जी को अवैध काम से निपटाना पड़ेगा, और निपटा दिया इन्होंने। बोर्ड से नहीं, नोट से सरकार गिरा दी। तो मेरा ये कहना है कि वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इतना मानने की बात है कि राजगढ़ के अंदर जो बात हुई थी, जो उन्होंने कहा तिरंगा यात्रा रोकी, ये रोका। अरे एक महिला अधिकारी के साथ इनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह लात घूसे से मारपीट की थी अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ थानों के अंदर, वो घटना क्यों तो देखिए भाई, ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। इसीलिए अफसरों को न्यूट्रल रहना चाहिए। मुद्दा आपका ये है अधिकारी निष्पक्ष क्यों नहीं होते, निष्पक्ष रहना चाहिए, हमारी मांग है। और निष्पक्ष रहेंगे तो ना हम कुछ बोल पाएंगे, ना ये कुछ बोल पाएंगे, वो अधिकारी जाएंगे। ये बात सही है कि लोग सरकारें आती है के लिए आती है, लेकिन अधिकारी वही रहता है। धनोपिया जी, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि सरकार जब आपकी आई थी तो आपने भी जगह जगहों पर तबादले किए थे, और फिर वो धार, रीवा, मंडला, देवास, सिंगरौली ऐसे कई जिले थे जहां पर अपने फेवरेट ऑफिसर्स को बिठाया था, और अब जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने उसे चेंज कर दिया। चेंजेस तो आपने भी किए थे। ट्रांसफर तो एक शासकीय रूटीन वर्किंग का सिस्टम है। जब शिवराज सिंह जी आए थे तो उन्होंने एक दिन 35 ट्रांसफर किए थे, आज तक का रिकॉर्ड टूट गया था। ऐसे रात भर 24 घंटे बल्ला में बैठ कर पूरा रिकॉर्ड दिया था। इसी अभी जो दोबारा शिवराज जी आए, अभी आप देख लीजिए आपने 25,000 लोग ट्रांसफर कर दिए, एक दिन में 2-3 दिन में कर दिए। आज ही देखिए कमिश्नरों का पता नहीं एसपीओ यानी कितने लोगों के हजारों संख्या में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। ट्रांसफर तो पार्टी अपने हिसाब से काम करने के लिए करती है, अधिकारियों। लेकिन उन अधिकारियों में ऐसा क्या टैलेंट होता है सर कि एक सरकार को दिख रहा है, दूसरी सरकार को नहीं दिख रहा है, दूसरी सरकार उसको लूप में डाल रही है, पहली सरकार ने उनको बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी थी सर, इसीलिए तो चाटुकारिता शुरू हो जाती है ऑफिसर्स की सत्ता पक्ष के साथ सर। जाते हैं इसी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ये मानते हैं ना आप कि इसीलिए भ्रष्टाचार क्योंकि उन्हें बड़ा पद मिल जाए, मलाईदार वाला पद मिल जाए, इसलिए चाटुकारिता शुरू हो जाती है। सत्ता पक्ष से संबंध बनाने की कोशिश होती है, और संबंध बनाने का मतलब कि जो उनके विरोधी हैं लोगों से संबंध बनाने के लिए वो दिन रात एक करते हैं और लोगों को ढूंढते हैं और लोग मिल जाते हैं। तो ये आपके समय पर भी हुआ ना, ये मानते हैं? ये आपके समय पर भी हुआ होगा सर? हमारे समय पर तो भ्रष्टाचार भागता था मीलों। हमने तो जितना भी आपको मालूम है कि शुद्ध के लिए युद्ध किया था, लोग डिस्टरी थे, खाद माफिया, भू माफिया, वन माफिया, शिक्षा माफिया, घरों में घुस गए थे, बिलों में घुस गए थे। हमारे राज्य में तो भ्रष्टाचार स्वाभाविक प्रक्रिया में आ चुका है। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो गया था, लेकिन नगण्य के रूप में था। जहाँ मुझे भ्रष्टाचार कहीं नहीं होता था। चेतन सिंह जी कहिए। जी भ्रष्टाचार की जननी अगर कह दे कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया है तो फिर उसके बारे में मैं क्या कहूँ। सूरज की तरफ देख करके आप कह दो कि सूरज में रोशनी नहीं है तो सूरज का कसूर नहीं है धनोपिया जी, ये आपकी अपनी आंखों का कसूर है, आपकी सोच का कसूर है। धनोपिया जी हजारों हजार करोड़ रुपए जो बोफोर्स के घोटालों में दलाली में आए थे वो कहाँ चले गए सब? लेकिन धनोपिया जी ये बीच में बोलने से कुछ होता नहीं है, बीच में मत बोला करो, बीच में आप अपनी आदत ठीक करिए। सत्ता पक्ष के साथ संबंध बनाते हैं और बाद में दूसरा पक्ष उनको इस तरह की बातों से संबोधित करता है, फिर वो बीजेपी का बिल्ला हो चाहे पिट्ठू कलेक्टर हो। क्यों मजबूर होना पड़ता है सर सत्ता पक्ष से संबंध बनाने के लिए? ताकि मलाईदार पद मिल जाएगा, ताकि अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी। मेरे से पूछा आपने? जी चेतन जी आपसे ही पूछा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम के आधार पर पोस्टिंग होती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बिना किसी सिफारिश के अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, अच्छी जगह काम करने का अवसर मिलेगा। मंडला, देवास, सिंगरौली, आगरमालवा, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा आप लोगों को कि अच्छा काम करने वाला हूँ? नहीं, क्यों नहीं लगा? यहाँ आप लोगों के आने के बाद तबादले हुए हैं सर। नहीं, सिंगरौली में हमने कलेक्टर को हटा करके भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया, और भोपाल नगर निगम में कमिश्नर इसलिए बनाया क्योंकि भोपाल नगर निगम का जो सिटी प्रोजेक्ट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट राजधानी में चल रहे हैं। इन सारे प्रोजेक्ट को टाइम पर हम पूरा करें इसलिए हमने करा। और अनेक लोगों का एक रूटीन ट्रांसफर है। हाँ, उन लोगों के साथ निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजगढ़ की कलेक्टर ने किया, जिस प्रकार छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने तांडव किया था, ऐसे लोगों को पनिश देने का सरकार का काम था, वो हम करेंगे। जो लोग चिन्हित करके टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं किसी अच्छी जगह शिफ्ट किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस नेताओं से करीबी के आरोप भी थे और कई सारे और आरोप थे। लेकिन सवाल फिर यही
कि पार्टियां भले ही कोई भी हों, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग, तंत्र में बैठे लोग ईमानदारी से काम करें तो ना पिट्ठू उनके लिए संबोधित किया जाए, ना ही फिर बीजेपी का बिल्ला आपकी जेब में है इस तरह के शब्दों से उन्हें संबोधित किया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन मजबूरी उनकी भी है कि तंत्र में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग क्या करते हैं ना कि अगर उन्हें लगता है कि वो जो ऑफिसर हैं उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है या ठीक नहीं लग रहा है तो उसका भी तबादला हो जाता है, और फिर इसीलिए लगते हैं तबादला उद्योग के आरोप। और ये होता भी है। सरकारों का ये कहना होता है कि हम जो सरकारें आती हैं वो उनके हिसाब से जो ब्यूरोक्रेसी है उसे नियुक्त करती हैं, फिर उसमें हो जाते हैं तबादले। अब इन तबादलों में ही कुछ ऑफिसर जो अच्छे होते हैं, जो करीबी होते हैं सत्ता पक्ष के, उनको मलाईदार पद मिलते हैं, और इसी लालसा में जो सत्ता पक्ष होता है उससे वो अपनी करीबियां बनाने लगते हैं, और सत्ता पक्ष से करीबी मतलब विपक्ष उनका विरोधी हो जाता है। अब ऐसे में जब कांग्रेस का समय था तो निधि निवेदिता विपक्ष को एक आंखों नहीं सुहाती थी। अब ऐसे में जब सत्ता में आई बीजेपी तो निधि निवेदिता चली, और फिर उसके बाद श्रीनिवास, उनका भी कुछ यही हाल। अब जब ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है, सिस्टम में बैठे लोगों का ये हाल है, तो आप ये समझ लीजिए अगर हर 5 साल में सरकार बदले तो हर 5 साल में तबादले भी होंगे बड़े बड़ी जगहों पर, और इनका जो तबादलों के बाद जो पोजीशंस होती हैं, जो पद होते हैं वो मिलते हैं, मलाईदार पद भी अलग अलग लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर ये जो आरोप है ना, ये जो संबोधन करने वाले शब्द है ना, पिट्ठू कलेक्टर या फिर बीजेपी का बिल्ला लेकर आपकी जेब में घूमने वाले लोग, इस तरह की बातें, इनके शब्दों में और भी वेराइटीज आपको सुनाई देने लगेंगी। तो गनीमत यही होगी, अच्छा यही होगा कि जो ऑफिसर्स हैं वो अपना खुद का काम अच्छे से संभाल लें ताकि किसी को कहने का मौका ही ना मिले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।